शुभम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि तो गाइस यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र का जो आपका पूरा पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो गाइस पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब यहाँ पर देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं पहले उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी, क्या होगी? कमी होगी, स्थिरता, या फिर वृद्धि होगी, या फिर ये सभी। ये क्वेश्चन आपको भी पता है गाइस, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी? हमें पता है कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। चाय की कीमत में वृद्धि से तो चीनी की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है, आप देख सकते हो कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो कैसी होती है? इकाई से अधिक, या फिर इकाई से कम, या फिर शून्य, या फिर अनंत। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो कैसी होती है? यहाँ पर जो आपका ए नंबर पर ऑप्शन है इकाई से अधिक, ठीक है। तो इकाई से अधिक होती है, ओके। ए नंबर पर जो ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत में पाई जाती है कैसी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था, या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में पाई जाती है, हमें पता है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? कौन सी है? मांग का नियम, या फिर राष्ट्रीय आय, या फिर प्रतिफल के नियम। एंड डी नंबर पर ऑप्शन है लगान सिद्धांत। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है? तो यहाँ पर जो बी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, राष्ट्रीय आय। क्लियर। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र यानी बड़ा अर्थशास्त्र, और इसके अंतर्गत हम पूरी राष्ट्र की आय का अध्ययन करते हैं। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। जो भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। उसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, क्या है? पूंजीपति, केंद्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय नियम, या फिर साख सृजन। तो व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, साख सृजन। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? साख सृजन। क्लियर। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत? कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन क्या था? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र, बड़ा अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र। तो निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? तो यहाँ पर जो ए नंबर पर ऑप्शन है कपड़ा उद्योग यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो प्रश्न क्या है उसको पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावी मांग का संबंध है।
किससे है प्रभावी मांग का संबंध? AC पीगू से, या फिर JM कीन्स से, या फिर JB से, या फिर अल्फ्रेड मार्शल से। तो हमें पता है कि प्रभावी मांग का जो संबंध है, जो C नंबर पर ऑप्शन है, JB से, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मजदूरी होती है, कैसी होती है? स्पष्ट लागत, या फिर अस्पष्ट लागत, या फिर अवसर लागत, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो मजदूरी होती है, कैसी होती है? हम आंसर भी इसका देख चुके हैं। तो मजदूरी होती है एक स्पष्ट लागत, यानी A नंबर पर जो ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से अगला प्रश्न क्या दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि उत्पादन फलन क्या है, ठीक है। पहले यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन प्रक्रिया है, या फिर आगतों तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध है, या फिर किसी फर्म का उत्पादन ढांचा है, या फिर उत्पादन की योजना। तो उत्पादन फलन क्या है? यहाँ पर जो B नंबर पर आपका ऑप्शन है, आगतों तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। उत्पादन फलन क्या है? आगतों तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध है उत्पादन फलन। क्लियर? इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है उपभोक्ता, B नंबर पर है उत्पादक, C नंबर पर है सरकार, एंड D नंबर पर है उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो यहाँ पर जो D नंबर पर ऑप्शन है उद्योग की मांग और आपूर्ति की शक्तियाँ, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो आपका ये वाला ऑप्शन है D नंबर पर, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। यानी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट है कि मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? A नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया, पहले उसको पढ़िए। A नंबर पर है कीन्स को, एंड इसी तरह से B नंबर पर है पीगू को, C नंबर पर है मार्शल को, D नंबर पर है JS मिल को। तो मांग की लोच, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं कई बार। तो मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, हमें पता है, मार्शल को, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर हम कई बार देख चुके हैं, इम्पोर्टेंट भी है। मांग की लोच क्या है, मांग की लोच से क्या अर्थ है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? A नंबर पर है कोई भी नहीं, B नंबर पर है सभी, इसी तरह से C नंबर पर है कम से कम एक, और D नंबर पर है अनिश्चित। तो अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? यहाँ पर जो आपका C नंबर पर ऑप्शन है कम से कम एक, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है कम से कम एक, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है उसको भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? तो प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? यहाँ पर A नंबर पर ऑप्शन है एडम स्मिथ, B नंबर पर है मार्शल, C नंबर पर है JBC, D नंबर पर है कीन्स। तो प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी? कीन्स ने दी थी, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि प्रभावी मांग का संबंध है और आपको ऑप्शन मिले AC पीगू से, JM कीन्स से, JB से अल्फ्रेड मार्शल से,
तो वहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जे बी से प्रभावी मांग का संबंध है। यहाँ पर पूछा गया प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, कीन्स, जे एम कीन्स ने। ठीक है, यानी डी नंबर पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाएगा मार्शल को। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। ठीक है, तो लोक वित्त, मुद्रा एवं बैंकिंग, विदेशी विनिमय या फिर मांग का नियम। तो क्या पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मांग का नियम। मांग का नियम समष्टि अर्थशास्त्र का कोई यहाँ पर विषय वस्तु ये नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका डी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। एक बार अब इन सारे प्रश्नों को आप देख सकते हो जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया उसको पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हो, दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ पर जो ए नंबर पर ऑप्शन है वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय, बी नंबर पर है भारतीय रिजर्व बैंक एंड सी नंबर पर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसके बाद डी नंबर पर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या था, एक बार इसको दोबारा से पढ़ लीजिए। प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो हम सबको पता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है यही हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जीएनपी तथा जीडीपी में अंतर का कारण क्या है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर पर ऑप्शन आप देख सकते हो मूल्य ह्रास लागत, बी नंबर पर है हस्तांतरण लागत, सी नंबर पर है शुद्ध विदेशी साधन आय, डी नंबर पर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो क्वेश्चन क्या है कि जीएनपी तथा जीडीपी में अंतर का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो आपका ए नंबर पर ऑप्शन है मूल्य ह्रास लागत, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है तो दिया गया है, आप तैयार करोगे। केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है, क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विनिमय विदेशी विनिमय नीति या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक की जो नीति है वो क्या कहलाती है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाएगी, मौद्रिक नीति कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया तो रट लीजिए, केंद्रीय बैंक की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न है तो आपका क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर कैसी की जाएगी, बढ़ाई जाती है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है घटाई जाती है या फिर स्थिर रखी जाती है या फिर शून्य की जाती है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर बढ़ाई जाती है। और ये आप अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी इस पर ही आप टिक करके आओगे, क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु बैंक दर कैसी की जाएगी, बढ़ाई जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी पढ़ लेते हैं। इसी तरह से आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि जीएसटी एक कर है, कैसा कर है, आय पर,
या फिर वस्तुओं एवं सेवाओं पर, यानी ये जीएसटी किस पर लगाई जाती है? जीएसटी एक कर है, बचत पर या फिर इनमें से सभी पर? तो हम सबको पता है कि जीएसटी एक कर है वस्तुओं एवं सेवाओं पर। जीएसटी किस पर लगती है? वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाई जाती है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन व्यापार संतुलन का घटक है? विदेशी ऋण, वस्तुओं का आयात, प्रत्यक्ष निवेश, अंतरण भुगतान। तो निम्नलिखित में कौन व्यापार संतुलन का घटक है? यहाँ पर जो बी नंबर पर ऑप्शन है वस्तुओं का आयात, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है उसको देख लीजिए। जो आपका अगला प्रश्न है आप देख सकते हो, जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका इस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो आपका प्रश्न है कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या था? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पर ऑप्शन है निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, बी नंबर पर है वस्तुओं का निर्यात एंड सी नंबर पर है सेवाओं का निर्यात, डी नंबर पर है पूंजी का निर्यात। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ हो जाएगा सेवाओं का निर्यात, यानी सी नंबर पर जो ऑप्शन है यही हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अब इसी तरह से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से तैयार करोगे उनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनमें आपको इनमें जो अंतर है वो आपको बताना है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या है उसको देखते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, पहले आप लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म। क्लियर। इसी तरह से इधर आप लिखोगे कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर। ठीक है, यानी जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है विशाल अर्थशास्त्र और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होता है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें अंतर आपको बता देनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। इधर आप लिखोगे समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा बड़ा अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा छोटा अर्थशास्त्र। इसके बाद इसी तरह से आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि प्रांचल स्थिर रहते हैं, और इधर आपको लिखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्रांचलों को स्थिर मान लेता है। तो इस तरह से इनमें आप अंतर लिखकर आओगे। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको भी देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको ये तैयार कर लेना है कि आर्थिक क्रिया क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आर्थिक क्रिया क्या है, तो ये आप इस तरह से लिखोगे, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से किया जाता है। किस तरह से लिखोगे, क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो आप लिखोगे कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए लिमिटेड आपके साधन है, जो रिसोर्सेज है वो कैसे हैं, लिमिटेड साधनों के उपयोग से होता है, वही कहलाता है आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख कर आओगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसी के साथ यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है आप यहाँ पर ये तैयार कर लोगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है कि आय के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे कि परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्में परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं और फर्मों से
परिवारों को वस्तुओं का निरंतर प्रवाह होता रहता है, इसे ही वास्तविक प्रवाह कहते हैं। क्योंकि यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह भी कहा जाता है। इस तरह से आप लिखोगे। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको भी पढ़ लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये तैयार कर लेना है कि आर्थिक सहायता किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप आर्थिक सहायता, उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि यह सरकार द्वारा उत्पादकों को दी गई आर्थिक सहायता है, जिसका उद्देश्य वस्तु की कीमत को कम रखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो हम सबको पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब कुछ और भी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।